कांग्रेस का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा आपको अभी तक? सर लेकिन लोग ये कहते हैं कि तिवारी जी ने जो लाइन खींच दी है उससे आगे को निकल नहीं पाया आज तक। आने वाले समय में माननीय हरीश रावत जी को हम दोबारा मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होता हुआ देख सकते हैं। धनगढ़ी का जो पुल है, क्या लगता है आपको ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? परिसीमन के मुद्दे पर जब हमारे पहाड़ की 3 विधानसभा सीटें कम हुई हैं, उसमें कांग्रेस में केंद्र सरकार में भी थी, राज्य में हुई थी। अब 2027 में परिसीमन होने वाला है, फिर पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी का सामना करते पर यूकेडी वाले तो बोलते हैं हमने आंदोलन किया तो जाके हमने कम करी सीट। भविष्य में हमारे पहाड़ की सीटें और कम ना हो, उसके लिए कोई और फॉर्मूला है आप लोगों के पास? उत्तराखंड में किसी 5 लोकसभा सीटों में से किसी में लड़ने जा रहे हैं चुनाव? ये बहन जो है वो वहां पहुंच गई है, भावना पांडे जी कह रहे मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दूंगी रावत जी को, वो जनता से लड़ लें। यदि पूछो रवि की इच्छा क्या है मुझे बताओ। कांग्रेस का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन लगा आपको अभी तक? सर ये ऐतिहासिक इंटरव्यू होने जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए। मैंने लाइव इसलिए नहीं किया इसको तो क्या, ताकि मैं बाद में अगर आप कहेंगे तो मैं थोड़ा सा हटा भी दूंगा। आप कहते नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन लगा आपको कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में? येट टू कम। येट टू कम। ओह सर क्या बात है सर। लेकिन लोग ये कहते हैं कि तिवारी जी ने जो लाइन खींच दी है उससे आगे को निकल नहीं पाया आज तक। अब वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री कौन रहा, लेकिन बाकी तिवारी जी के समय में सारी ये संस्थाएं जो अस्तित्व में आई वो अपने आप में कमेंडेबल वर्क है। विधानसभा, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और वहीं पर जो है औद्योगिकरण की नींव डाली उन्होंने, जो है वो अपने आप में बड़ी बात थी। बड़ी उससे एक आर्थिक आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा हुआ राज्य के अंदर जो है। और जिस समय 2012-13 का जो कार्यकाल था उस पर जो दैवीय आपदा आई, उस दैवीय आपदा ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उस कार्यकाल पर। तो इसलिए उस समय के मुख्यमंत्री को स्वयं सत्तारूढ़ दल को बदलना पड़ा। अच्छा, 2014-15 में एक आत्मविश्वास टूटा हुआ राज्य था क्योंकि दैवीय आपदा ने 90% एरिया को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। अर्थव्यवस्था बिल्कुल नीचे की तरफ चली गई थी, पर्यटन ठप हो गया था और जिसको इतनी बड़ी त्रासदी थी उसमें पुनर्वास और रिकंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़ा था। लेकिन उस समय की सरकार, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी सम्मिलित है, इस काम को कर पाई जो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। हमारी सारी उपलब्धियां राज्य के रूप में शून्य हो जा रही थी यदि हम उस दैवीय आपदा से राज्य को बाहर नहीं निकाल पाते। तो उस समय की सरकार ने उस दैवीय आपदा से राज्य को बाहर निकाला। लेकिन अब फिर उसके बाद दूसरी राजनीतिक चुनौती आ गई। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, लोकतंत्र की हत्या हुई, दल बदल हुआ, जो एक बहुत ही कलंकपूर्ण स्थिति है राज्य के लिए। अब उस कलंक को थोपने के लिए कितने केंद्र सरकार जिम्मेदार थी, कितने लोगों का पद लोलुपता जिम्मेदार थी, कितना धन बल जिम्मेदार था, कितना और फैक्टर जिम्मेदार थे, ये तो समय के साथ विश्लेषण होगा। मगर मैं एक बात कह सकता हूं, कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस ने उस समय किया वो अपने आप में एक इतिहास है कि कोई भी बर्खास्त सरकार एज इट इज जो है फिर से पुनर्स्थापित नहीं, कोई उदाहरण नहीं है। यहाँ तक कि बोमई केस में भी जो है सरकार नहीं आई। हाँ, राष्ट्रपति शासन गलत था ये निर्णय आया, मगर इसमें राष्ट्रपति शासन गलत था, उसके साथ साथ सरकार की एज इट इज वापसी हुई जो है। तो ये अपने आप में एक दूसरा कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी भारी उपलब्धि थी। लेकिन उसके कुछ समय बाद चुनाव हार गए। अब कांग्रेस ने इस कालखंड में 2014, 15, 16 के अंदर जो बुनियादी सवाल थे
यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के खान पान से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के जल जमीन जंगल से, इन सारे सवालों पर फोकस किया। और आज भी जब पलायन चरम पर है पिछले 6-7 वर्षों से, तो यदि कहीं इस सरकार को भी रेमेडी ढूंढनी पड़ रही है तो जो 2014, 15, 16 की कांग्रेस सरकार ने जिन प्रयासों को प्रारंभ किया था, जो कदम उठाए थे, उन्हीं को देखना पड़ रहा है। उनके आलोक में ही वो पलायन का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कालखंड की अपने अपने तरीके की उपलब्धियां हैं, इसलिए इसके लिए कोई सार्वभौम पैमाना बनाना कि कौन सी अच्छा है कौन बोला है, हाँ, संभव नहीं है। हाँ, लेकिन सर आपने एक शब्द का यूज किया, एट टू कम। इसका मतलब है कि आने वाले समय में माननीय हरीश रावत जी को हम दोबारा मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होता हुआ देख सकते हैं। क्या ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं सर हम लोग? क्योंकि इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपका जो कालखंड था, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी आपके उसमें लगी, सब बोलते हैं। कई ऐसी योजनाएं लागू हुई जो आपने लागू करवाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि आपको पहाड़ पुत्र कहा जाता है, यूं नहीं कहा जाता। मैं सर सन 1994 के बाद जब मैं दिल्ली में गया तो वहां पे जितने भी वहां के गणमान्य पत्रकार थे, एक जंतर मंतर में कार्यक्रम हुआ था, तो आप वो आए तो वो सम्मान की दृष्टि से आपको आता हुआ देख रहे थे। बोले ये पहाड़ का असली नेता है हरीश रावत जी। और आपकी दबंगता तब भी मैंने महसूस की। और आपके साथ आपके मित्र थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी। तो सर मैं ये बात को जानूं कि टू कम में कहीं ना कहीं वो भाव है कि हरीश रावत जी भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की उतारणी हित के लिए। देखिए, आज राज्य के सामने सबसे बड़ा सवाल है रोजगार का। हमको एक रोजगार सृजक मुख्यमंत्री चाहिए जो ऐसी योजनाएं बना सके जिसमें लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो, अवसर क्रिएट हो। पलायन पर अंकुश लगाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए जो पलायन पर अंकुश लगा सके। यहाँ गरीब, आज के दिन हमारे राज्य के अंदर करीब 30-32% लोग ऐसे हैं जो सर्वाधिक अभाव की स्थिति में हैं। यदि मुफ्त राशन न मिल रहा होता तो बहुत सारे लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती। काम के अवसर गांवों में बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, जिससे गांव की जिंदगी की जो एक स्वाभाविकता थी, प्राकृतिकता थी, वो समाप्त हो रही है। तो उसको बदलना है। और फिर आज नशे की से पूरा राज्य जकड़ में आ गया है और बड़ी बुरी तरीके से। दोनों प्रकार के नशे, सूखा नशा भी और शराब का नशा भी गांव गांव पहुंच गया, घर घर पहुंच गया है। उसको बदलना है। पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ठहराव पैदा हो गया है। मतलब 2013 में, जिस समय 2014 में जब समय हमारी सरकार आई थी, तो उस समय पर कैपिटा इनकम 72,000 रुपया थी। उसको हमने 3 साल में बढ़ा करके 1,73,000 पहुंचा है। आज 6 साल हो गए हैं, 1,73,000 से हम 2,05,000 तक पहुंच पाए। और यदि महंगाई के हिसाब से देखिए तो फिर पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई नहीं है। जबकि यदि हम 2014 से 2016 की तुलना में तुलनात्मक रूप से देखें तो ये वृद्धि जो है ये होनी चाहिए थी। पर कैपिटा इनकम जो है कहीं न कहीं 6 लाख से 7 लाख से 10 लाख के बीच में होनी चाहिए थी, अलग अलग जिलों के हिसाब से जो है। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण दृश्य है। तो ये इस दृश्य का जो सामना कर सके वो मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ होगा। सर्वश्रेष्ठ होगा, मैंने कहा। इसलिए मैंने कहा, आपने कहा तो मैंने कहा येट टू कम। सर मुझे लगता है कि ये जो परिदृश्य है जो आपने किया सर, इसको महसूस आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। येट टू कम में कोई आवश्यक नहीं हो हरीश रावत, कोई आवश्यक नहीं हो कांग्रेस का व्यक्ति हो, वो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। सर 2 सवाल मैं और लूंगा। सर ये धनगढ़ी का जो पुल है, क्या लगता है आपको ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये एक मजाक बना दिया। दूसरा मजाक इन्होंने जो है मुहान से बतरोज खान, रानीखेत और पिथौरागढ़ तक की इस मोटर मार्ग को नेशनल हाईवे को बना दिया। ये 2016 में केंद्र सरकार ने इसको एक नेशनल हाईवे के रूप में स्वीकार किया था और सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी।
2017 में सत्ता परिवर्तन के साथ इसका डीपीआर इत्यादि जो बना करके भेजना था वो नहीं भेजा गया। तब से ये मामला लटका पड़ा है। बीच में एक शगुफा जैसा आया कि साहब धनगढ़ी का पुल बनना है, तो हमने कहा चलो इतना ही सही भागते भूगते की लंगोटी हाथ। अब तो लग रहा है कि वो लंगोटी भी जो है हाथ में नहीं आ रही है, तो बड़ी बुरी स्थिति है। अच्छा, मतलब ये अभी निकट भविष्य में 2 साल में लगता है कि बनेगा नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है आपको? जिस तरीके से चीजें चल रही है उससे लग रहा है कि एक शगुफा उस समय छोड़ दिया गया, कहीं का कुछ पैसा वैसा ला करके काम शुरू करवा दिया गया, बाकी तो आगे कोई बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा संसाधन इतने जोड़ने की कि एक राज्य सरकार चाहे तो न कर सके। सर बस एक सवाल मैं लूंगा सर, परिसीमन के मुद्दे पे अक्सर चर्चाएं होती हैं। परिसीमन के मुद्दे पर जब हमारे पहाड़ की 3 विधानसभा सीटें कम हुई हैं, उसमें कांग्रेस में केंद्र सरकार में भी थी, राज्य में हुई थी। अब 2027 में परिसीमन होने वाला है, फिर पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी, तो उत्तराखंड बनाने का जो प्रेम लक्ष्य था खत्म हो गया। देखिए, जब आप किसी चीज के लिए थैंक यू नहीं कहते तो फिर ईश्वर भी कृपण हो जाता है ध्यान देने में। यदि 2000 जिस समय पहला राज्य बनने के बाद पहला परिसीमन हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार नहीं होती यहां भी और केंद्र के अंदर, दोनों जगह नहीं होती कांग्रेस की सरकार, तो जो है हमारी सीटें और घटती और असंतुलन पैदा होता है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक फॉर्मूला निकाल दिया और उस फॉर्मूले के तहत जो है जो 7 सीटें घट रही थी वो केवल 3 घटी। मतलब 9 में से 3 बच गई, 6 घटी बस। 6 नहीं घटी, 3 घटी। अब आज फिर वही स्थितियां और भयंकर रूप से आकर के खड़ी हो गई है। तो देखना है इस बार कैसे जिन लोगों के सामने परिसीमन आएगा, जो सत्ता में होंगे, वो कैसे उसका सामना करते हैं। पर यूकेडी वाले तो बोलते हैं हमने आंदोलन किया तो जाके हमने कम करी सीट। देखिए, ये चीजें जो है ये ऐसे मामले हैं जो संवैधानिक पेचीदगियों वाले मामले होते हैं। ये किसी आंदोलन से तय नहीं होते हैं, ये तय होते हैं नेतृत्व की क्षमता से। हाँ, आप कैसे नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। मैं यूकेडी वाला हो कोई हो, जिस फॉर्मूले के अंदर बचाई गई सीटें वो फॉर्मूला वो मुझको समझा दें अभी तो मैं तब, लेकिन अब उनको तो ये भी मालूम नहीं है कि इस फॉर्मूले के तहत हमने उस समय ये सीटें बचवाई। तो ये भी पहली बार ही चर्चा में सामने आ रहा है कि आप लोगों ने बचवाई हैं। भविष्य में हमारे पहाड़ की सीटें और कम ना हो, उसके लिए कोई और फॉर्मूला है आप लोगों के पास? मैंने कहा ना कि उस समय कौन लोग प्रभावी होते हैं, किन लोगों के हाथ में नेतृत्व होता है, ये उस पर निर्भर करेगा। उस पर मैं कल के लोगों के विषय में आज कैसे कुछ कह दूं। अच्छा सर, बस अंतिम सवाल, क्या हमारे प्रिय हरीश रावत जी, जो मेरे भी प्रिय हैं, क्या वो उत्तराखंड में किसी 5 लोकसभा सीटों में से किसी में लड़ने जा रहे हैं चुनाव? और खबरें ये आ रही हैं कि आप हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी प्रिय बहन जो है वो वहां पहुंच गई है, भावना पांडे जी, कह रहे मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दूंगी हरीश रावत जी को, वो जनता से लड़ लें। तो हमारी बहन है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, और फिर बहन किसी बात को बहुत आत्मविश्वास के साथ कहे तो उसका भाई के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन हम पार्टियों से भी बंधे हुए लोग हैं, और देखिए हमारे लड़ने न लड़ने का फैसला हमारे हाथ पे नहीं है, वो हमारी पार्टी के हाथ में है। पर आपकी इच्छा है? आपकी इच्छा है या नहीं? देखिए पूरा ये मैं यदि पूछो रवि की इच्छा क्या है मुझे बताओ। सर मैं तो चाहता हूँ हरीश जी लड़े, मैं पक्का चाहता हूँ सर, क्योंकि आप जैसे, क्योंकि देखिए मैं बचपन से आपको फॉलो किया हुआ है और मैं आपको पहले से ही बहुत दबंग नेता मानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पूरे 5 साल आप काम करें। हम आपकी बात पर भी विचार करेंगे और अपनी शरीर की स्थिति पर भी विचार करेंगे, दोनों में समन्वय पैदा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये थे हमारे हरीश रावत जी, हमेशा की तरह ऊर्जावान। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये निर्णय सामने आएगा। रवि के बिंदास बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।